तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबका क्लिम्स अच्छा गया होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत सली मिस्टेक्स भी की है तो डोंट वरी। अभी मैं आपको चार ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपने मेरा थंबनेल भी पढ़ा होगा, जो शायद आपकी हेल्प कर सके अगर आपके गलत हो रहे हैं एज पर द वेरियस कोचिंग कीज। तो शायद ये आपके 8 या 9 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं इफ एज पर माई असेसमेंट दे आर करेक्ट। एंड मैंने जो है फुल प्रूफ भी ऐड किए हैं कि वाई दिस क्वेश्चंस आर करेक्ट एज पर माई असेसमेंट। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो टिल द एंड। एंड मैं आपको इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा लास्ट में कि कैसे आप लोगों को यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस विच आर नॉट करेक्ट एंड विच शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द एग्जाम। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि रेड सी काफी कम जो है प्रेसिपिटेशन से रिसीव करता है, सो ये भी एक रीजन है व्हाई द रेड सी इज मोर salty and saline in any form. And the second statement is no water enters the Red Sea from rivers. So यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, no water enters the Red Sea from any river, from rivers। तो कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कोई भी रिवर से, किसी भी रिवर से जो है पानी रेड सी में नहीं आता है। यानी कि ये हर टाइप की रिवर को इंक्लूड कर रहा है, भले ही वो एक पेरिनियल रिवर हो या फिर वो एक सीजनल या फिर एक एफेमेरल रिवर हो। सो अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर आप सिंपली गूगल करेंगे ना कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, सो आपको यही शो करेगा कि यस, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर। बट उसमें वो लोग एक वर्ड ऐड करते हैं कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी सिग्निफिकेंट और मेजर रिवर। समझ रहे हैं आप? सो दे आर मैनी सीजनल रिवर्स विच ड्रेन्स इनटू रेड सी। ये जैसे कि एक है द बरका रिवर, ये काफी फेमस रिवर है। आप बरका रिवर के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको विकिपीडिया पे पूरा मिल जाएगा। तो, तो जो द बरका रिवर जो है ना, इट राइजेस इन द रेड सी हिल्स ऑफ सुडान एंड एम्प्टीज इनटू द रेड सी एट द टोकार डेल्टा। And the Hadas River, it is a seasonal river in Eritrea outside of the small town of Foro, and it also empties into the Red Sea. So मैंने यूपीएससी में एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की है टू मार्क दिस क्वेश्चन एज इनकरेक्ट, टू मार्क दिस स्टेटमेंट एज इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट टू है इट शुड बी करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेग लैंग्वेज लिखी हुई है। सो अभी हमें पता नहीं होता यूपीएससी ने क्या इसका आंसर डिसाइड किया है। बट जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जैसे कि नेक्स्ट आईएएस, विजन आईएएस, वाजीराव, सो दे आर सेइंग कि द आंसर शुड बी सी बोथ 1 and 2। बट कुछ कोचिंग्स ऐसी भी है जैसे कि सिविल स्ट्रेली है, जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ, द आंसर शुड बी ए बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो मैंने भी लिखा है कि द इट्स क्वाइट क्लियर दैट दिस रिवर्स flows into the Red Sea. The language of the statement no water enters the Red Sea from rivers, the language does not mention the word significant, major, perennial, so it shall include both seasonal as well as perennial river, and thus the statement 2 is incorrect. So I request the commission to kindly consider the same. तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं यूपीएससी में, एंड इट इज नॉन चार्जेबल, कोई भी चार्ज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। सो पहले हम स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? क्योंकि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स होता है, इट इज अ फ्रूट बैट। तो ये जो है एक हिसाब से एक पेस्ट है ये, एंड ये लाइक पेड़ों पे फीड करता है, मतलब ब्लड को फीड नहीं करता। इसका एक डिस्टेंस कजन है, जिसको हम वैम्पायर बोलते हैं, वैम्पायर बैट्स। सो दे आर द वंस हु फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, सो दे डू नॉट फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। सो द पॉइंट ऑफ कंटेंशन हियर इज द स्टेटमेंट 1, जो कि एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है। व्हाई इट इज डिस्प्यूटेड? सो इट सेज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, so section 62 of wildlife protection act 1972, it declares the certain wild animals to be vermin. So what does section 62 says? The central government may by notification declare any wild animal to be vermin for any area and for such period as may be specified therein, and so long as such notification is in the force, such wild animal shall be deemed not to be included in schedule 2 for such area and for such period as specified in the notification. So यहाँ पे आप एक चीज पे फोकस कीजिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। तो कहीं पे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस स्पीशी को वर्मिन डिक्लेयर नहीं करेंगे हम। जैसे कि आप अगर आप पार्ट शेड्यूल 2 भी देखेंगे ना, शेड्यूल 2 का पार्ट ए, तो इसमें कई स्पीशीज दी हुई है ऐसी जो कि वर्मिन नहीं है, और उनमें से ही एक स्पीशीज है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को डब्ल्यूपीए में कहीं पे भी वर्मिन मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे ही एक स्पीशी है स्पॉटेड डियर, एक है हेजहॉग। समझ रहे हैं आप? तो इन स्पीशीज को कहीं कहीं से भी वर्मिन मेंशन नहीं किया हुआ है। मैंने तो यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं।
So Indian flying fox is not a vermin as per Wildlife Protection Act 1972. It could be a vermin as per a notification of government which could be issued subsequently, but as per WPA 1972, it's not a vermin, right? So this statement is also incorrect. This statement is also incorrect. और हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है which says कि both the statements are incorrect. So statement ऑप्शन A भी गलत है, B भी गलत है, C भी गलत है, D भी गलत है. So this question should be deleted by the UPSC. It's my verdict and I think ये सही होना चाहिए कि this question should be deleted by UPSC. And मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ए अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन को मेंशन नहीं करते हुए ए बी या सी कुछ ए बी या डी में से कुछ भी ऑप्शन आप लोगों ने अगर टिक किया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा. अगर यूपीएससी इस स्टेटमेंट को सही मानती है, इसको गलत मानती है, तो ए बी और डी अगर आप लोगों ने मार्क किया तो आपका ये क्वेश्चन गलत होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप सब लोग जो है यूपीएससी में एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करो. एंड आप रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको टेक्सचुअल फॉर्म में भी ऐड कर दूंगा एंड आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा. सो यू कैन अपलोड दैट ओवर द यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन पोर्टल. मैं आपको यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन पोर्टल का एक लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से आप डायरेक्टली अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, राइट? और आपको मैं फिर से बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन कोई भी चार्जेबल नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड मेक श्योर कि जो आपका सेट था, लाइक आपका सेट ए बी सी या डी जो भी था आपका, उसमें इस क्वेश्चन का जो भी नंबर था उस क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा याद से, राइट? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का. If the United States of America were to default on its debt, holder of the US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. तो यार ये स्टेटमेंट अगर आप दोनों पढ़ेंगे थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है एंड शायद बहुत कम लोगों का ही ये क्वेश्चन सही हुआ होगा. So it says कि if USA were to default on its debt, the holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. So this statement is correct. Why this statement is correct? Because the borrowing of USA government is not backed by any hard assets. So इस ये वाला जो स्टेटमेंट है वही यहाँ तक सही है, बट जो यहाँ से पार्ट है ना, बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. सो द वर्ड ओनली here is a contentious point. Why it is contentious? Because सिर्फ blind faith पे गवर्नमेंट बैकिंग पे जो है यूएस गवर्नमेंट that is not backed. It is backed on the confidence in the nation's economic power, responsible financial management, and this all combined with dollar reserve currency status. अगर डॉलर के पास एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस ना हो, so the government that will not be backed by any faith. So faith पे भी backed है, but सिर्फ faith पे backed नहीं है. समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे the word only plays a great role. कि faith के अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसपे यूएस गवर्नमेंट कैंडिडेट बैक करती है. सो दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट. अगर आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, लाइक वाजीराव है, नेक्स्ट आईएएस है, मैंने अभी पहले भी उनका नाम लिया था, सो दे ऑल हैव मार्क्ड ऑप्शन ए एज करेक्ट. बट कुछ कोचिंग्स ऐसी भी हैं जो मुझसे एग्री कर रही है एंड दे आर सेइंग द ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली वर्ड. एंड मैंने भी देखा है, लाइक लास्ट अगर आप कुछ सालों की केस भी देखेंगे यूपीएससी की, तो यूपीएससी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट ही मानता है. सो दिस स्टेटमेंट जो ये क्वेश्चन नंबर 51 है, द आंसर शुड बी सी. अगर आप लोगों ने सी एज का आंसर लिखा है या मार्क किया है तो इट शुड बी करेक्ट. एंड आप लोग इस क्वेश्चन को लेके भी एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें आप ये पूरा पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं. मैं आपको हर चीज अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगा. आपको बस इतना ही करना है कि आपको उस लिंक पे जाके अपना रोल नंबर डालना है उसमें, एंड यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट दिस क्वेश्चन एंड कॉपी पेस्ट दिस, राइट? अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ए बी या डी में से कुछ और मार्क, मतलब बी या डी मार्क किया है, तो आप अगर नहीं भी डालते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका तो इन एनी केस गलत होना ही था, राइट? एंड देन अवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये चार क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग ने अलग अलग आंसर दिए हुए हैं. लाइक किसी ने, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, किसी ने ए दिया है आंसर, किसी ने डी आंसर दिया है. So as per my assessment, the answer should be D. Why answer should be D? So जो दोनियो पोलो एयरपोर्ट है और जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दोनों तो डायरेक्टली मेंशन किए हुए हैं कई पीआईबीज नोटिफिकेशन में कि ये दोनों एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं. बट जो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये पहले एक एयर स्ट्रिप थी. एयर स्ट्रिप मतलब वहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिप थी, कोई शायद गवान में एक टाउन था आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे एक नॉर्मल एक एयर स्ट्रिप थी और उस एयर स्ट्रिप को
फुली रेनोवेट की है। मतलब एयर स्ट्रिप आप ये मान लीजिए, अगर मैं पूरा इसको 100% मानूंगा तो एयर स्ट्रिप जस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन, एंड 95% कंस्ट्रक्शन जो थी वो नई थी। अगर आप ये देखेंगे, द सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद अ न्यू टर्मिनल पोटेंशियली एक्सीडिंग द साइज ऑफ दिस existing facility presents a strong case for considering it a greenfield project. Traditionally, brownfield projects involve renovation or expansion of existing structures. Here, the scale suggests a near complete rebuild. This is supported by news reports on the new terminal's massive 35,000 square meter steel and glass structure at Vijayawada Airport. The new terminal's substantial footprint suggests a significant expansion, and this, coupled with the fact it's a completely new structure, strengthens the argument for considering this project a greenfield development on the existing site. So the correct answer for this question must be marked as D, right? So अगर आप लोगों ने इसका आंसर डी मार्क किया है तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी एक रिप्रेजेंटेशन जरूर फाइल कीजिए, और इन चारों क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस भी आपके सही हो रहे हैं, यू शुड फाइल अ रिप्रेजेंटेशन। सिलेक्टिवली आप फाइल कर सकते हैं जो जो आपके सही हो रहे हैं उनके हिसाब से। एंड इफ माय पॉइंट्स आर वैलिड एंड करेक्ट, सो आप लोगों का, अगर आप ये क्वेश्चन आपके अगर गलत हो रहे हैं एंड जो मैंने आंसर्स बताए हैं अगर आपने वो मार्क किए हैं, तो योर प्रीलिम स्कोर शुड इंक्रीज बाय 8 to 9 मार्क्स। वाई 8 to 9 मार्क्स? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 30 है इंडियन फ्लाइंग फोक्स वाला, वो तो फुली डिलीट होगा, एंड उसके आपको, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है तो आपके 0.66 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के बच जाएंगे, एंड बाकियों के आपको 2.66 into 3 मिल जाएंगे अगर आपने जो आंसर्स मैंने कहे हैं वो अगर आपने मार्क किए हैं तो। सो इट, भाई 8 to 9 मार्क्स का अगर यहाँ पे आपका 1 मार्क्स अगर बढ़ रहा है ना, तो इट इज ऑल्सो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। अगर आप एच पे हो, अगर आपका स्कोर 80 to 85 के बीच में है, या इवन 90 के बीच में भी, 80 to 90 के बीच में भी है, तो इवन अ सिंगल मार्क्स कुड प्रूव टू बी फेटल फॉर यू। अगर आपका 1 मार्क्स कम रहता है, 1 मार्क्स ज्यादा रहता है, तो इट कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। सो आप लोगों को जरूर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट्स, यू शुड डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फैकल्टीज अगर आपको टाइम मिले तो। बट ठीक है यार, जो भी है, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके अबव 80 आ रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। पता है ये बात मुझ पे भी एप्लीकेबल होती है। लाइक आई एम स्कोरिंग अराउंड 85.33 इफ आई कंसिडर ऑल दिस क्वेश्चंस एज रॉन्ग। जो मेरा लोवेस्ट स्कोर है, लोवेस्ट एंड पे इज 85.33, एंड द मोस्ट बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में जो मेरा स्कोर रहेगा इट इज अराउंड 95 पॉइंट समथिंग, राइट? सो हमारे पास वर्स्ट के सिनेरियो भी है और बेस्ट के सिनेरियो भी है। हमें नहीं पता क्या यूपीएससी कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर 75.44 गई थी, तो वी डोंट नो कि कितना सब्सटेंशियली इस बार इंक्रीज होगी कट ऑफ। कोई कह रहा है 90 भी जाएगी, कोई कह रहा है 82 भी जाएगी। सो हमारे हाथ में अभी ये चीज़ नहीं है यार, भी हमारे हाथ में प्रोसेस था, हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया, हमने अपने एफर्ट्स लगाई, हमने अपने कर्म अच्छे किए हैं। तो लेट्स होप कि जो भी हो वो अच्छा हो। जिसने मेहनत की है, जिसने स्ट्रगल किया है, जिसने सही में पढ़ाई की थी, ही और शी शुड गेट अ चांस टू राइट द मेंस दिस ईयर। थोड़ा एग्जाम इजियर एंड पे था, बट इतना भी इजी नहीं था कि जो कट ऑफ है वो 100 के अबव जाएगी। द एग्जाम वाज एट पार विद 2022 2021, इवन टफर देन 2022 प्रीलिम्स आई वुड से। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लाइक आर्मी पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक सीडीएस पे क्वेश्चन आया था, एक आर्मी पोस्ट पे एक क्वेश्चन आया था, एनवायरमेंट के स्पीशीज के क्वेश्चन से, राइट? तो ये क्वेश्चन थोड़े टफर एंड पे थे, एंड यू विल सी कि थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन से, तो बच्चों के पास टाइम ज्यादा था टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो जितने भी मैंने बच्चों से बात की है, दे हैव अटेम्प्टेड अराउंड 85 to 90 क्वेश्चंस। अबव 80 तो ऑलमोस्ट सबने अटेम्प्ट किए ही हैं। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग आर हायर दिस ईयर। मतलब जो बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं, दे आर मोर। अगर आपने 85 भी मार्क किए, अगर आपके 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपके करेक्ट कितने हुए? 50 हुए ना, उसमें भी 11 आपके इनकरेक्ट हो गए हैं, राइट? So I am ending this video with this note. I wish you all the best for your prelims exam and do file a representation to the UPSC.